हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सीरीज़ हमारी चल रही है, उसके 6th वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रही हूँ, यूवी के साथ साथ में, यूवी के भी और एनएमआर के दोनों के। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली चीज़ तो बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एमएससी वालों के स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा पेपर है और नेट और सीएसआईआर नेट और गेट में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन नेट में भी बन ही जाता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद एनएमआर का मतलब देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे को इन्होंने दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैं देख लूँगी स्ट्रक्चर मेरे पास सामने, मैं देख लूँगी क्या है, ये एल्कीन है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दिया हुआ है या फिर ये दिया हुआ है, तो मैं देखकर पता लगा लूँगी, स्ट्रक्चर सामने है तो कि क्या है, ये एथिनोइक एसिड है, IUPAC नेम, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड अगर इसका नॉर्मल नेम देखें, कॉमन नेम, ठीक है, रूढ़ पद्धति में। तो अगर मेरे पास मुझे सामने ब्लैक बोर्ड पे या सामने मुझे स्ट्रक्चर दी हुई है तो मैं इजीली स्ट्रक्चर को देख करके पता लगा लूँगी कि ये कौन सा कंपाउंड है। लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, ठीक है, लैब के अंदर एक बीकर में मुझे कुछ पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में कुछ दे दिया गया और मुझसे कहा गया कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो इस तरह से देखकर तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या है ये, क्योंकि मेरे पास ना तो स्ट्रक्चर है ना कुछ है, बस केवल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि जो अगर मुझे लैब में कुछ दे दिया गया तो उसको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच बनी है, ठीक है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच के अंदर हम लोग अननोन कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, उस अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ब्रांच, ऐसी ब्रांच है जिसमें अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का क्या लगता है, अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगता है। समझ में आई बात, कैसे पता लगता है। एक बेसिक सी थीम है सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एक बेसिक सी थीम है, उस थीम के थ्रू हम लोग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ है और मुझे कहा गया है कि इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो, तो मैं क्या करूँगी, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करूँगी। कौन सी रेडिएशन, शॉर्ट में EMR बोलते हैं। 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फर्स्ट चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने क्या किया, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रो मीन्स विद्युत, मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय और रेडिएशन मीन विकिरण। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब मुझे पता नहीं है कि ये कंपाउंड क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करूंगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, ये रेडिएशंस और ये अननोन कंपाउंड, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी और उस इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पर एक पेपर होगा मेरे पास, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट होंगी इससे, जब इससे बाहर निकलेंगी, इंटरेक्ट होके यहाँ पे इंटरेक्ट होके जब बाहर निकलेंगी तो इस पेपर में पढ़ेंगी तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। उस ग्राफ के थ्रू हमें अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा। वो आगे जब वीडियोस आएंगे जब देखना कि ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगेगा। फिलहाल इतना समझो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर को पता कैसे लगाते हैं कि अननोन कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉल होता है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्ट होकर जब वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती हैं तो एक ग्राफ पेपर पे हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये शब्द यहीं से आया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है, स्पेक्ट्रम मीन्स ग्राफ। तो जो स्पेक्ट्रम या ग्राफ मिलता है, उस स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैंने जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया है। तो आप लोगों को अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी और टाइम बता दूंगी कि कितने मिनट से लेकर मैंने कितने मिनट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो वहाँ पे आप जाके आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको देखनी है तो ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वहाँ सारा डिस्कस है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बता दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, अब बात आएगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब तो समझ गए कि अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगाना। अब देखिए ये मैंने एक आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जो मैंने जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गया, आपने एक्स किरणों का नाम सुना है, गामा किरणों का नाम सुना है, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, है ना, इंफ्रारेड, इन सब का आपने नेम सुना है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको इस तरह से अरेंज किया है कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इसकी एनर्जी सबसे कम है। इन तरंगों की या इन रेडिएशंस की एनर्जी सबसे कम है। और हम जानते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा और E कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है लैम्डा क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, और अब जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, यानी कि E और न्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यानी E बढ़ेगा तो न्यू बढ़ेगा और न्यू E कम होगा तो न्यू कम होगा। तो यानी कह सकती हूँ कि जब E यहाँ इधर से लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो E कम हो रहा है, इसका मतलब न्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, न्यू भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इनके लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो बोल दो लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या बोल सकते हैं एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया या अरेंज किया, तो जो हमें सीरीज प्राप्त हुई या सीरीज मिली, उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिनको मैंने एक निश्चित ऑर्डर में या एक सर्टेन ऑर्डर में मैंने अरेंज कर रखा है इनको। वो ऑर्डर क्या है, लैम्डा का लैम्डा का यानी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ का बढ़ता क्रम, एनर्जी का घटता क्रम और फ्रीक्वेंसी का भी घटता क्रम। देखिए, अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी बहुत सारे टाइप हैं। वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करता है कि कौन से रीजन की। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये आपको एग्जाम में ये स्पेक्ट्रम भी पूछ सकते हैं 1 नंबर के अंदर। अगर आपको ये लर्न नहीं होती तो आप इस तरह से याद कर सकते हो उनको। इसको एक ट्रिक बता देती हूँ मैं याद करने की। कॉस्मिक किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, सी गामा, गामा ये कौन सी रेज है, गामा, गामा किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से, सी जी, सी जी। यूवी किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, सी जी यू। विजिबल वी से, सी जी यू वी। आई एम आर, सी जी यू वी आई एम आर, सी जी यू वी आई एम आर। सी मतलब कॉस्मिक, जी मतलब गामा, यू मतलब यूवी, वी मतलब वॉयलेट, सॉरी वॉयलेट नहीं, विजिबल, आई मतलब आई आर, एम मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और आर मतलब रेडियो। किसी को हिंदी में नहीं आता तो हिंदी में इसको तो रेडियो बोलते हैं, और इसको माइक्रोवेव यानी कि माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे, इसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, इसको बोलते हैं आई आर। इसका पूरा नाम है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, हिंदी में बोलते हैं अवरक्त। सेकेंड ईयर में पढ़कर आ गए होंगे आप, अवरक्त। आई आर को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड, पूरा नाम है इसका। अवरक्त हिंदी में बोलते हैं, विजिबल को दृश्य बोलते हैं, यूवी को अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, पूरा नाम इसका क्या है, अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में बोलते हैं परावैंगनी।
एक्सरे है ही, और कॉस्मिक और गामा किरणें हिंदी में एक ही नाम है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह किसी को याद नहीं हो तो आपको एक करेक्ट या सर्टेन ऑर्डर में याद करना है, तो आप इस तरह से याद कर सकते CGUV IMR, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये पता चल ही जाएगा कि लैम्डा का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जरूर देखना, एक याद कर लेना, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। लैम्डा अगर पता चल गया तो ये आपको रिलेशंस याद ही हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक सर्टेन ऑर्डर में, जो कि लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, में इनको अरेंज किया जाए तो जो सीरीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई टाइप्स है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस रीजन की यूवी विजिबल रीजन की रेंज अगर अननोन कंपाउंड पर डालूंगी, मेरा अननोन कंपाउंड है, इस पर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालनी है। अगर मान लीजिए ये वाली रेंज यूवी और विजिबल रेंज इस पर डालूंगी कंपाउंड पर, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो जाएगा यूवी विजिबल। क्या नाम हो जाएगा, यूवी विजिबल। अगर मान लीजिए मैं इस रीजन की IR इंफ्रारेड रेडिएशंस को मैं अगर यहाँ डालती हूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो जाएगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर माइक्रोवेव को डालती हूँ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इस रीजन की रेडियो वेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इस पर डालती हूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम होगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। अगर इस रीजन की डालूं रेडियो वेव रीजन, जिसकी एनर्जी सबसे कम है और जिसकी लैम्डा सबसे ज्यादा है, समझ में आ गई बात। तो इस रीजन की अगर मैं क्या कहते हैं विकिरण डालती हूँ किसी अननोन कंपाउंड के ऊपर, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम होगा उसको बोलेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अलग अलग चीजें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये वाली ले ली IR, ठीक है, इस IR रेंज डाल दी मैंने इस पर, तो इसके द्वारा पूरी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पूरी स्ट्रक्चर पता चल जाए, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, IR के द्वारा फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हिंदी में, ठीक है, जैसे अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें, ठीक है। और आप पढ़कर आ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर यूवी विजिबल के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके थ्रू हमको पता चलता है कि कितने पाई बॉन्ड हैं कंपाउंड के अंदर, कितने पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, और कॉन्जुगेशन है तो कितना है, ठीक है। ये तो पुराना टॉपिक है इसलिए इसको नहीं पूरा अभी समझाऊंगी, ठीक है। बस इतना से बता दिया कि मैंने अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अलग अलग चीजें पता चलती है। अब हमको तो पढ़नी है रेडियो वेव रीजन, ठीक है। तो हम अब इसको हटाकर यही टॉपिक लगाते हैं हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने ऊपर लगा रखा है वैसे तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इसमें रेडियो वेव रीजन या रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम कंपाउंड के ऊपर फॉल करते हैं। तो पहला ही पॉइंट क्या बन गया हमारा कि जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव रीजन की हम क्या डालते हैं इस पर, रेडियो वेव रीजन की क्या डालते हैं, रेडिएशंस डालते हैं कंपाउंड के ऊपर लास्ट में, जिसकी एनर्जी क्या थी, सबसे कम थी, ठीक है। तो रेडियो वेव रीजन समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, एक चीज और बता दूं, सेकंड पॉइंट में ये वो समझ लीजिए आप कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, 1H1 से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को, 1H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नाम है इसके। क्यों दिए ये नाम समझो, P का मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पे मैंने क्या दिया, N को न्यूक्लियर और प्रोटॉन एक ही बात होती है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल उदासीन रहता है, ठीक है, तो बचा क्या प्रोटॉन, इसलिए न्यूक्लियर को और प्रोटॉन को एक ही मान के चलते लगभग। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, N न्यूक्लियर की जगह P भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक, ठीक है। और एक नाम और क्या है इसका, प्रोटॉन की जगह H है, प्रोटॉन तो पहले ही लिख दिया था, H है, हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाइड्रोजन
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख दिया 1H1, इसका इस तरह से इसको शो करते हैं हाइड्रोजन को 1H1, ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नाम है। क्यों नाम है इसके, ध्यान दीजिए। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस मतलब हाइड्रोजन। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस या प्रोटॉन या हाइड्रोजन, एक ही बात है, न्यूक्लियस, इस चैप्टर में आप न्यूक्लियस, प्रोटॉन और हाइड्रोजन को एक ही मान के चलना, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन ही तो बोलते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। प्रोटॉन का त्याग अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है, ठीक है। प्रोटॉन मीन्स H+, समझ में आ गई बात। तो यही बात है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है। कैसे बात करेंगे, एक्चुअली बेसिकली इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें किसका पता लगाते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें डबल बॉन्ड का पता चलता है, ट्रिपल बॉन्ड का पता चलता है, ठीक है। उसी तरह इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें हाइड्रोजन का पता लगता है कि कितने हाइड्रोजन मेरे कंपाउंड में हैं, 2 हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में, कि 3 हाइड्रोजन है, कि 4 हाइड्रोजन है, कि 5 हैं, ठीक है। और वो किस स्थिति पर है, ठीक है, किधर, कितने दूर हैं, कितने पास है, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति पर कौन कौन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो सब हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में जानकारी देती है, हाइड्रोजन के बारे में, कि कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं और कौन सी स्थिति पर हैं, वो सारी, कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है कि कार्बन से लगा हुआ है ना, वो सारी चीजें किसके द्वारा पता चलता है, NMR या PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगता है। इसलिए इसको PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की ही बात होगी, न्यूक्लियस की बात होगी, ठीक है। थर्ड देखिए, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होगा, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन को एक नाम और है रेजोनेंस। तो अब मैं यहां से ये बताने वाली हूं आपको, पहले मैं इसका पूरे का मतलब ही बता देती हूँ। NMR न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब भी मैंने बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस की बात होगी, इसलिए इसको क्या बोला, न्यूक्लियर बोला। मैग्नेटिक क्यों बोला, थोड़ी देर बाद बताएंगे। रेजोनेंस क्यों बोला, वो अभी बता रही हूँ, ठीक है। रेजोनेंस और ट्रांजिशन एक ही बात है, रेजोनेंस और ट्रांजिशन क्या है, एक ही बात है। रेजोनेंस बोलो या ट्रांजिशन, इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैसे रेजोनेंस अनुनाद होता है, ठीक है, पर यहाँ पे रेजोनेंस और इस NMR में रेजोनेंस और ट्रांजिशन एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज को वो समझा रहा है ना। तो देखिए, मैग्नेटिक का मतलब मैं बाद में समझाऊंगी, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, इसलिए न्यूक्लियर बोला, और रेजोनेंस का मतलब ट्रांजिशन। देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी कंपाउंड पर डाली जाएगी, जब किसी कंपाउंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, कौन से रीजन की, रेडियो वेव रीजन की, कौन से रीजन की, रेडियो वेव रीजन की। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, कहाँ से आ रही है, जो कि रेडियो वेव रीजन से आ रही है, तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो ये लोअर लेवल है, ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जो प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, यूवी में क्या इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, इसलिए यूवी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यूवी को कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, जबकि यहाँ पे किसकी बात होती है, प्रोटॉन्स की बात होती है, ठीक है। तो जब भी जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं रेडियो वेव रीजन से, ठीक है, तो यहाँ का जो जो कंपाउंड में जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, वो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। जैसे स्पिन ये है, इस तरह से स्पिन हो जाएगी, उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। तो मतलब समझे इसका, न्यूक्लियर क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन की बात हो रही है तो न्यूक्लियर आ गया। स्पिन चेंज हो जाती है, इस एनर्जी को अब्जॉर्व करके, ये रेडियो वेव से जो रीजन से जो एनर्जी इसने गेन की है उसको जब अब्जॉर्व करेगा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं कि जैसे ही ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चल जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में। इसी तरह यहाँ पे क्या कहेंगे, रेडियो वेव रीजन से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो प्रोटॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उस एनर्जी को अब्जॉर्व करके उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच करके अपने स्पिन को चेंज कर लेते हैं, जैसे ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ गई। ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है, संक्रमण हुआ है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन हुआ है, या रेजोनेंस भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिशन और रेजोनेंस एक ही बात है,
ठीक है। तो यहाँ से दो चीज निकल के आ गई, न्यूक्लियर समझ में आ गया, रेजोनेंस निकल गया। रेजोनेंस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर किसको कंसीडर करेंगे हम? प्रोटॉन के रेजोनेंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जबकि आपको याद होगा जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। वहां पे जब हम कह रहे थे कि यूवी विजिबल रेंज से जब यूवी विजिबल रीजन से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुंच जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एनएमआर में रेडियो वेव रीजन काम में लेंगे। कौन सा रीजन काम में लेंगे? रेडियो वेव रीजन काम में लेंगे, समझ में आई। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुंच जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएंगे और उनकी स्पिन या चक्रण बोलते हैं हिंदी में, स्पिन या चक्रण क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दक्षिणावर्त से क्या हो गया? वामावर्त हो गया। समझ में आ गई। अब फोर्थ पॉइंट देखिए कि यहां पर चूंकि सेम यूवी जैसा है, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम क्या कर रहे थे कि कंपाउंड को क्या दे रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे थे और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन और ऑब्जॉर्व करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा था, ठीक है। तो वो भी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा अगर नहीं आता तो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दो तरह की होती है, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब्जॉर्प्शन और एमिशन हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दो तरह की होती है, अवशोषण और उत्सर्जन। अवशोषण और उत्सर्जन, अवशोषण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। जबकि उत्सर्जन में उनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है, रेडिएशंस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका उदाहरण है? तो अवशोषण या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उदाहरण है। क्यों? समझिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं तो ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? इसको अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करके कहाँ पहुंच रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर में। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल हो गया। ये यूवी भी अवशोषण का एग्जाम्पल थी, मैंने समझाया था वहां पे भी, ठीक है। तो ये भी एनएमआर भी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जाम्पल है। तो क्या बोलेंगे इसको? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये चार चीजें हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एनएमआर के बारे में बताइए। एक तो कौन से विकिरण डालते हैं? रेडियो वेव रीजन की, ठीक है। और दूसरी बात इसका नाम क्या है ना। और न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है इसके अंदर, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है, समझा दिया। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन क्या है कि प्रोटॉन्स का अपर स्टेट में जाना, ठीक है, और अपनी स्पिन को चेंज कर लेना। इधर से स्पिन क्या हो गई? इधर हो गई, है ना। और ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हुई, नॉर्मल सी बात हुई, है ना, एनएमआर के बारे में। अब देखिए एक चीज और बता देती हूँ, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंडीशन, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है मोस्टली कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देने के लिए किसी भी कंपाउंड को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब देगा? किसी भी कंपाउंड की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा स्ट्रक्चर कब याद कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं हल्का से एक बता देती हूँ। टिनी जो न्यूक्लियस होता है, उसको टिनी मैग्नेट बोलते हैं। टिनी मैग्नेट, छोटा चुंबक, छोटा छतरी नहीं, छोटा छतरी से याद रख लेना, ठीक है। छोटा छतरी नहीं, छोटा चुंबक, छोटा चुंबक। टिनी मीन्स छोटा और मैग्नेट मीन्स चुंबक। जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा चुंबक, एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है या टिनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। आगे जब हम चैप्टर्स को जब आगे बढ़ाएंगे तो कई जगह वहाँ लिखा होगा न्यूक्लियस टिनी मैग्नेट या न्यूक्लियस मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी समझा देती हूँ कि टिनी मैग्नेट का मतलब क्या है और न्यूक्लियस जो है वो टिनी मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे करता है। छोटे चुंबक की तरह जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, वो एक छोटे से चुंबक की तरह, छोटे चुंबक की तरह, बड़ा चुंबक नहीं, छोटा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है? देखिए आप जानते हैं प्रोटॉन है, ये सॉरी नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, साथ में अपनी धुरी पर भी, अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। समझ में आया? क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं या अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। जैसे ये इस तरह से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये घूमेगा इस तरह से अक्ष पर,
ठीक है। कौन सी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है? ये वाली। अगर ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एक्सिस कौन सी हो गई? ये वाली। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो एक्सिस कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अक्ष पर, लट्टू की तरह, वो लट्टू को घुमाते हैं ना, या फिर कह लो फिरकनी को घुमाते हैं, तो वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति होती है, एक तो नाभिक के चारों ओर, जैसे परिक्रमा टाइप, जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, बीच में हनुमान जी हैं और उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाई, तो ये परिक्रमा हो गई। एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं, दूसरा एक उसकी तरह जो फिरकनी होती है ना, फिरकनी की तरह, फिरकनी जैसे घुमाते हैं तो अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इस तरह से यूं घूमती है, ठीक है। तो उसके एक्सिस कौन सी हो गई? ये वाली एक्सिस होगी। अगर यूं घूमता है कोई, इस तरह से घूमता है ये वाला, तो इसकी एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो अभी इलेक्ट्रॉन मान ली इस तरह से घूम रहा है, तो इसे ये एक्सिस हो गई, ठीक है। ये इस तरह से घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो कौन सी एक्सिस हो गई? ये वाली एक्सिस होगी। समझ में आ गई? तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जो प्रोटॉन होता है या नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है जिस पर प्लस आवेश है, और न्यूट्रॉन है जिस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है, ठीक है। नाभिक पे कौन सा आवेश है? नाभिक में दो चीजें रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह प्रोटॉन भी अपने अक्ष पर, ये अक्ष है, इस पर चक्कर लगाते रहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताया कौन सा क्लॉकवाइज है? घड़ी, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा तो ये होगी क्लॉकवाइज, और ये होगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर घूमता रहता है, उसी तरह से प्रोटॉन भी अपनी धुरी पर किसी भी अक्ष के अलोंग द एक्सिस, किसी अक्ष के अलोंग वो अपने चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये फैक्ट है, तथ्य है, ये अगर नहीं आता तो याद रखना, फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं वैसे, कि जब भी कोई भी चीज, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज का मतलब आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल, यानी ऐसा कण जिसके पास कोई ना कोई चार्ज हो, आवेश हो, या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग द एक्सिस या किसी एक्सिस के अलोंग जब रोटेट हो रहा है, किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण, अलोंग द एक्सिस क्या करता है? रोटेट होता है अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस है मान लो और रोटेट हो रहा है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस रोटेट होता है, तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए ये तो न्यूट्रॉन, तो इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो जब भी प्रोटॉन घूमेगा अलोंग द एक्सिस, अगर नहीं घूम रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक बात और बता दूं कि हर प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाता है, चक्कर नहीं करता, केवल कुछ प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। कुछ प्रोटॉन ऐसे होते हैं जो चक्कर नहीं लगाते हैं एक्सिस के चारों ओर, और कुछ प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो प्रोटॉन चक्कर ही नहीं लगा रहे उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं एक्सिस के अलोंग, अगर वो चक्कर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि जब भी कोई आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल अलोंग द एक्सिस चक्रण करता है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लो चार्ज नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन है या आवेश है ही नहीं इसके पास, तो अगर ये चक्कर लगाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो चार्ज तो है, आवेश तो है, जैसे प्रोटॉन पे आवेश तो है पर वो चक्रण नहीं कर रहा, ठीक है, तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो आवेशित कण का कैसा होना जरूरी है? आवेशित, कोई ना कोई आवेश होना जरूरी है, और दूसरा उसका चक्रण करना जरूरी है। तो जब भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है। तो अब ये दोनों अगर केस में देखें हम, तो जो प्रोटॉन है वो आवेशित भी है, चक्रण भी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्या डायरेक्शन होगी? देखें क्या डायरेक्शन। पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, इसको आपको बुक्स में थर्ड ईयर में भी और एमएससी में भी कई जगह देखने को मिलेगा, BN। BN का मतलब, N का मतलब न्यूक्लियस, N का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि न्यूक्लियस का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे? BN। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है? नाभिक का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का है ये, तो N तो न्यूक्लियस हो गया और B क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक तो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, दोनों की वो क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी या अलग अलग होगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो आवेशित भी है और अपने अक्ष के चारों ओर घूम भी रहा है, ठीक है। तो और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में और एक बार क्लॉकवाइज में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? दिशा दोनों की क्या होगी? अलग अलग होगी। एक की दिशा ऊपर होगी और एक की दिशा नीचे होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, चूंकि चुंबक क्या होती है? चुंबक क्या होती है? वह पार्टिकल जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे वो चुंबक कहलाती है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो ये भी उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया है। ये न्यूक्लियस भी छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया, क्योंकि चुंबकीय जैसे गुण आ गया इसके अंदर। चुंबक भी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लग गया, तो ये भी छोटे चुंबक की तरह एक तरह से क्या करने लग जाएगा? व्यवहार करने लग जाएगा। और इसके भी दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। अब ये मत सोचना कि मैं साउथ इधर लिखूं कि नॉर्थ इधर लिखूं, कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्थ साउथ, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और साउथ लिखा है तो क्लॉकवाइज में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऊपर है और इसकी क्या है? नीचे है। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ लिखा है तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ आएगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हुई, ठीक है। तो एक तरह से ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गए, जहाँ पे दो पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ। दोनों एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो गई। नॉर्थ साउथ को जहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। वैसे तो तुम कहीं भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, यहाँ साउथ नॉर्थ रख दो, लेकिन दोनों में अलग अलग करना। यहाँ नॉर्थ रखा है तो क्लॉकवाइज में यहाँ साउथ रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर में ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे काम में आएंगे। BN क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये सारी चीजें नॉर्थ साउथ ये सब काम आएगा हमारे। तो मैंने बेसिक आइडिया दिया है आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग सिलेक्शन रूल लेकर आएंगे, ठीक है।